छात्राओं, मैं रामजी निषाद व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकी। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं, विषय गृह विज्ञान। तो आज पढ़ाएंगे भोजन पकाने की विधियाँ। माने भोजन किस प्रकार से पकाना चाहिए, कैसे भोजन स्वादिष्ट होता है, कौन से भोजन में विटामिन रहता है, कौन से भोजन में पौष्टिक आहार मिलता है, कौन से भोजन से हानियाँ होती हैं। तो इसके बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो आइए, सबका गृह विज्ञान के क्लास में स्वागत है। तो देखिए, भोजन पकाने की प्रक्रिया का प्रयोग सदियों से किया जा रहा है। तो क्या आप जानते हैं, यदि मानव केवल कच्चा खाना ही खाते थे, एक बार मांस का एक टुकड़ा गलती से आग में गिरा और वह भुन गया। यदि मानव ने उसे भुने हुए मांस के टुकड़े को खाया और उसे वह स्वादिष्ट लगा। इस प्रकार पकाने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। तो पहले पढ़ते भोजन पकाने के महत्व। आइए अब हम इन कारणों के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हैं। पकाने से भोजन सुपाच्य हो जाता है। जब भोजन को पकाया जाता है तो वह मुलायम हो जाता है तथा उसे चबाना और निगलना आसान हो जाता है। भोजन को पचाने वाले रस इस मुलायम भोजन में आसानी से मिल जाते हैं और पाचन की क्रिया को सुगमता से पूरा करते हैं। तो इस प्रकार पकाने से भोजन क्या हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, पकाने से भोजन के रूप, टेक्सचर, रंग, स्वाद तथा गंध तथा आकर्षक में वृद्धि हो जाती है। तो छात्रों, क्या आपने देखा है कि गाजर, चुकंदर, पालक, मटर तथा अन्य सब्जियों को पकाने के पश्चात उनके रंग में परिवर्तन आ जाता है। पकने के बाद ये अधिक चमकदार तथा आकर्षक दिखते हैं। तंदूरी रोटी या पराठे, रोस्टेड ब्रेड या बेक किए हुए केक का ब्राउन रंग अत्यंत आकर्षक होता है। जब हम रोटी या पराठा बनाते हैं तो गूथे हुए आटे की नरम तथा चिपचिपी गोलियां किस प्रकार करारी रोटी या पराठे में बदल जाती, उसकी खुशबू तथा स्वाद बड़े ही आकर्षक होते हैं। तो कच्चा आलू खाने में स्वादिष्ट नहीं होता है, किंतु उसे उबालने या तलने के पश्चात न केवल उसका स्वाद बदल जाता है बल्कि उसके रंग रूप में परिवर्तन हो जाता है, जो अत्यंत मोहक होता है। इस प्रकार से पकाने से भोजन के रूप, टेक्सचर, रंग तथा स्वाद, गंध तथा आकर्षक वृद्धि हो जाती है। तो भोजन पकाते समय मसाले व खड़े मसालों को मिलाने से भोजन और अधिक स्वादिष्ट तथा आकर्षक हो जाता है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार नमक, मिर्च तथा या जड़ी बूटियों को मिलाने से भोजन के स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार पकाने से भोजन के रंग, स्वाद, स्वरूप आदि में सुधार होता है। इसलिए भोजन को पकाया जाना अनिवार्य स्वीकार्य है। तीसरा पॉइंट है, भोजन को पकाकर आप उसमें विविधता ला सकते हैं। छात्रों, तो इस प्रकार पॉइंट के हिसाब से आप परीक्षा में लिखते जाएंगे। तो इस प्रकार तीसरा पॉइंट है, भोजन को पकाकर आप उसमें विविधता ला सकते हैं। और इसके अंदर में आपको लिखना है संक्षेप में। तो आपने आलूओं को भिन्न प्रकार से खाया होगा। क्या आप उनसे कुछ व्यंजनों के नाम बता सकते हैं? जी हाँ, आलू के पकोड़े, आलू चाट, आलू के पराठे, आलू भुजिया, तरी वाले आलू, आलू के चिप्स और ऐसे अनेक व्यंजन हैं। क्या आप ऐसे व्यंजनों के नाम बता सकते हैं जो गेहूं के आटे से बनते हो? जी हाँ, पराठा, पूड़ी, रोटी, ब्रेड, मट्ठी आदि। तो आप व्यंजनों के ऐसे अनेक उदाहरण बता सकते हैं जो किसी एक प्रमुख पदार्थ का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि पकाने से हमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बनाने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार से भोजन को पकाकर आप उसमें विविधता ला सकते हैं। चौथा पॉइंट है, पकाने से भोजन लंबे समय तक खाने योग्य रहता है। क्या आप जानते हैं कि हम दूध क्यों उबालते हैं? यदि हम दूध को उबालेंगे नहीं तो वह जल्दी ही फट जाएगा। उबालने से उसको नष्ट करने वाले जीवाणु मर जाते हैं और इसे अधिक समय तक रखा जा सकता है। आपने देखा होगा, गूथा हुआ आटा कुछ समय बाद खराब हो जाता है, किंतु उसमें बनी रोटियां या ब्रेड के लंबे समय तक खाने योग्य रखा जा सकता है।
हमें पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं जहां पकाने के पश्चात उस खाद्य पदार्थों की उपभोज्य अवधि बढ़ जाती है। पांचवा पॉइंट है, पकाने से भोजन सुरक्षित रहता है। देखिए इसमें कच्चे भोजन में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीवाणु हानिकारक नहीं होते हैं, जबकि कुछ हानिकारक होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु जो दूध को दही में परिवर्तित करते हैं वे हानिकारक नहीं होते, जबकि जो जीवाणु तपेदिक जैसे रोगों को जन्म देते हैं वे हानिकारक होते हैं। दूध में बैक्टीरिया होते हैं जिनके कारण तपेदिक होती है। ये जीवाणु दूध को उबालने या पास्चुरीकरण से मर जाते, इसलिए पास्चुरीकरण दूध को बिना उबाले वैसे ही पिया जा सकता है। पास्चुरीकरण क्या है इसको समझिए। इस प्रक्रिया में दूध को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और तत्पश्चात शीघ्रता से ठंडा कर दिया जाता है। तो दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु तापमान में अचानक होने वाले इस परिवर्तन को सह नहीं पाते और नष्ट हो जाते हैं। यही है पास्चुरीकरण। पास्चुरीकरण हम्म पास्त्र देखिए बच्चों, आगे देखिए, पशु उत्पादों उत्पादों जैसे मांस, मछली, अंडे तथा मुर्गी में हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु की संभावना अधिक होती है और इसलिए इन्हें खाने से पूर्व अच्छी तरह से पका लेना चाहिए। बहरहाल, क्या आप जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में भोजन को 2 घंटे के लिए कमरे के तापमान पर रखने से वह भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता? आप सही हैं, उसमें सूक्ष्म जीवाणु पुनः विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भोजन पकाने की विधि है। अब भोजन पकाने की विधि तो पढ़ लिए 5 पॉइंट। अब उसी प्रकार से भोजन पकाने की विधियों का वर्गीकरण करते हैं। कैसे कैसे? कुछ खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में नमी पानी होती है। जी हाँ, पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक तथा मेथी में व्यापक नमी होती है। इन्हें उन विधियों से पकाया जाता है जिसमें इस नमी का भी उपयोग हो सके। किंतु कुछ भोज्य पदार्थ जैसे गेहूं, चावल, दालों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। इन्हें पकाने के लिए अतिरिक्त पानी मिलाया जाता है। पकाने की ऐसी विधियां भी हैं जिनमें अतिरिक्त पानी की आवश्यकता नहीं होती, यद्यपि ये भोजन पकाने में सहायक होते हैं और पकाने के पश्चात भोजन करारा होता है। ये भोजन पकाने की अनेक विधियां हैं। आप इनमें से अनेक विधियों का प्रयोग कर रहे होंगे। क्या आप इनमें से कुछ का नाम बता सकते हैं? पकाने की विधियां का वर्गीकरण देखिए। उबालना, देखिए नाम विधि पकाना है। शुष्क विधि द्वारा पकाना, तेल या घी तेल में पकाना तो उबालना विधि है। धीमी आंच पर पकाना, भाप से पकाना, प्रेशर कुकर से पकाना। तो हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। पकाने की विधि का वर्णन करते हैं तो नम ताप विधि द्वारा पकाना। तो नम ताप विधि द्वारा पकाएंगे तो कैसा होता है, इस विधि में भोजन को उबलते हुए पानी में डाला जाता है या उबलते हुए पानी से निकलने वाली भाप में पकाया जाता है। तो नम ताप विधि में भोजन को पकाने के कुछ सामान्य तरीकों का उल्लेख करते हैं। तो नम ताप में सबसे पहले पढ़ते हैं उबालना। उबालना वह विधि है, देखिए इस प्रकार से उबालते हैं। उबालना वह विधि है जिसमें भोजन को पर्याप्त पानी में पकाया जाता है। उदाहरण के लिए उबले हुए आलू, अंडे, चावल तथा सब्जियां। सामान्यतः हरी पत्तीदार सब्जियों जैसे पत्ता गोभी, मेथी तथा पालक को अतिरिक्त पानी मिलाए बिना ही पकाया जाता है। कुछ सब्जियां जैसे मटर तथा हरी फलियों को उबालकर या कुछ पानी मिलाकर पकाए जाते हैं। अनाज जैसे चावल तथा दालों को अधिक मात्रा में पानी मिलाकर पकाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? जी हाँ, अनाज और दालों को पकाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि ये शुष्क पदार्थ है और इन्हें पकाने के लिए अधिक समय लगता है। सब्जियों को पकाने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि इनमें पहले से ही अधिक पानी होती है। तो भोजन को उबालते समय ध्यान रखे जाने वाले कुछ बातें हैं। देखिए, सभी छात्र छात्रा इसको आज ध्यान से देखिए और अपने घर में खाना बनाते हैं तो कैसा ध्यान देना चाहिए। भोजन को उबालते समय ध्यान में रखे जाने वाले कुछ बातें निम्नलिखित है। पहला, उबालने से पूर्व भोज्य पदार्थ को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। पानी इतना होना चाहिए कि वह भोज्य पदार्थों को पूरी तरह से ढक ले। भोजन को एक ऐसे बर्तन में पकाएं जिनका ढक्कन अच्छी तरह से बंद होता हो। इस विधि में उबलते हुए पानी में भाप बाहर नहीं जाएगी और पानी सूखेगा नहीं
तो इसमें भोजन तेजी से पकता है और इस प्रक्रिया से ईंधन की भी बचत होती है। भोजन को आवश्यकता से अधिक समय तक नहीं उबालना चाहिए। जैसे ही भोजन नरम तथा गुदगुदा हो जाए, उसे आंच से उतार लेना चाहिए। यदि भोजन को अधिक समय तक उबाला जाता है तो उसका रंग, आकार और स्वाद नष्ट हो जाता है। इससे भोजन के पोषक गुण भी नष्ट हो जाते हैं। आलू तथा अन्य जड़ सब्जियों को उनके छिलके के साथ ही उबालना चाहिए ताकि उनके पोषक गुण विद्यमान रह सके। भोजन में विद्यमान जल घुलनशील पोषक तत्व उस पानी में मिल जाते हैं जिसमें भोजन को उबाला जाता है। यदि आप उस पानी को फेंक देते हैं तो उसके पोषक तत्व भी उसके साथ चले जाते हैं। आप इस पानी से क्या कर सकते हैं? पोषक तत्वों से भरपूर इस पानी से आप सूप या अन्य सब्जियों की तरी बना सकते हैं। अब इससे क्या लाभ मिलता है? उबालने से उबालना भोजन पकाने की एक सुरक्षित तथा साधारण विधि है। इसमें भोजन गरम इसमें भोजन जलता भी नहीं है। यह विधि भारी मात्रा में भोजन पकाने के लिए उपयुक्त है। उबला हुआ भोजन सुपाच्य भी होता है। अब देखिए इसका लाभ तो है, अब हानियां भी देखिए। उबालने की विधि में उबाले गए पानी को फेंकने के साथ साथ जल के घुलन से पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों को उबला हुआ भोजन पसंद नहीं आता है क्योंकि वह अधिक स्वादिष्ट नहीं होता। उबले हुए भोजन में कुछ स्वाद लाने के लिए उसमें नींबू या कुछ मसाले डाले जा सकते हैं। तो सोचिए, धीमी आंच पर पकाना या सिझाना, इस विधि में भोजन को पानी की कम मात्रा में उसके क्वथनांक से नीचे लंबे समय तक उबाला जाता है। जैसे ही उबाल आना आरंभ होता है और आंच को धीमा करके भोजन को धीरे धीरे पकने दिया जाता है। भोजन और तरल जिसमें उसे पकाया गया है दोनों को एक साथ परोसा जाता है। तो क्या आपने घर पर भोजन पकाने की इस विधि का प्रयोग किया है? जी हाँ, आप सही हैं। जब आप शुष्क तथा कठोर भोज्य पदार्थों जैसे दालों, मांस तथा यहाँ तक कि सब्जियों को शुष्क रूप से पकाते हैं तो आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब धीमी आंच पर पकाने से क्या लाभ होता है देखिए। धीमी आंच पर पकाने से भोजन के रस यथावत बने रहते हैं और भोजन स्वादिष्ट होता है। इस विधि में भोजन के पोषक तत्व भी बच जाते हैं। अब हानियां भी हैं इसका। भोजन पकाने में लंबा समय लगता है। तीसरा पॉइंट है भाप द्वारा पकाना। जब भोजन को गर्म पानी की भाप से पकाया जाता है तो उसे भाप द्वारा पकाना कहते हैं। कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है भाप द्वारा पकाना क्या है, तो इस प्रकार इसको लिखेंगे। जब भोजन को गर्म पानी की भाप से पकाया जाता है तो उसे भाप द्वारा पकाना स्टीमिंग कहते हैं। किस प्रकार से भाप द्वारा, तो किस प्रकार भाप द्वारा पकाते हैं देखिए चित्र के माध्यम से। आप किस प्रकार भाप से भोजन पकाते हैं? जी हाँ, आप बर्तन में भोजन को इस प्रकार रखते हैं, इस प्रकार वह उबलते हुए पानी से निकलने वाले भाप के संपर्क में आए। चित्र 4.2 के अनुसार देखिए, इस चित्र में एक बड़ा ढक्कन है जो कि एक स्टीमर है। इसमें दो पात्र है, एक पात्र और दो पात्र, इसमें दो पात्र है। इसमें दो पात्र तथा एक कसकर बंद होने वाला ढक्कन होता है। निचले पात्र में पानी भरा जाता है तथा ऊपर वाले पात्र में छेद होते हैं जिसमें पकाने के लिए भोजन रखा जाता है। एक कसकर बंद होने वाले ढक्कन में इस पात्र को बंद कर दिया जाता है। जब निचले पात्र में पानी उबलता है तो ऊपर वाले पात्र में बने छेदों से भाप निकलती है। इस भाप से भोजन पकता है। यदि आपके पास स्टीमर नहीं है तो क्या आप इसे बना सकते हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से बना सकते हैं। एक बर्तन में पानी गर्म करें जिसका ढक्कन कसकर बंद हो जाता है। पैन को एक साफ कपड़े से ढक लें। कपड़ा सही आकार का होना चाहिए और किसी भी प्रकार से आग के संपर्क में नहीं आना चाहिए। इससे कपड़े के ऊपर पकाए जाने वाले भोज्य पदार्थ को रखें और इस ढक्कन से कसकर बंद कर दें। आपका स्टीमर कार्य करने के लिए तैयार है। इससे लाभ देखिए,
भाप से पकाने की विधि में पकाने की अवधि कम हो जाती है और भोजन के पोषक तत्वों को संरक्षित रखने में भी मदद मिलती है। भाप से पका भोजन हल्का, पौष्टिक तथा सुपाच्य होता है। इस प्रकार का भोजन बीमार लोगों या पाचन प्रक्रिया में विकार वाले लोगों तथा बुजुर्गों के लिए अच्छा होता है। बड़े बच्चों को भी भाप से बना भोजन दिया जाता है। अब प्रेशर कुकर में पकाना, देखिए इसमें से वस्तुनिष्ठ भी पूछा पूछा इसमें। प्रेशर कुकर प्रेशर कुकिंग भोजन पकाने की एक प्रक्रिया है जिसमें भोजन को भाप के अत्यधिक दबाव की सहायता से एक विशेष बर्तन में पकाया जाता है। इस विशेष बर्तन को प्रेशर कुकर कहते हैं। प्रेशर कुकर स्टील या एल्युमिनियम या अन्य धातुओं के मिश्रण से बना होता है और यह अत्यधिक दबाव को सहन कर सकता है। इस कुकर के भीतर बनने वाले भाप अंदर ही एकत्रित होता है और इसमें दबाव बढ़ता है और तापमान 100 सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। कितना सेंटीग्रेड? 100 सेंटीग्रेड से। इस प्रकार से इसको वस्तुनिष्ठ में पूछ सकते हैं। चावल, पुलाव, मांस, आलू, फलियां, मटर आदि को प्रेशर कुकर में न्यूनतम संभव के भीतर अच्छी तरह से पकाया जा सकता है। देखिए इसमें प्रेशर कुकर के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। यह याद रखना अत्यंत आवश्यक है कि प्रेशर कुकर में जब अधिकतम दबाव उत्पन्न हो जाता है तो कुकर के ढक्कन पर लगे भाप सीटी के माध्यम से अतिरिक्त भाप बाहर निकल जाता है। उस समय व्यक्ति को प्रेशर कुकर की आंच को कम कर देना चाहिए। इसमें दबाव बना रहता है और ईंधन की बर्बादी नहीं होती है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ढक्कन पर लगे भार सीटी को नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत छोटे छेद होते हैं जो भोजन के टुकड़ों के कारण बंद हो जाते हैं। इसके बाद होने के कारण प्रेशर कुकर से अतिरिक्त भाप बाहर नहीं निकल पाती है और दबाव बढ़ने से कुकर के फटने व गरम चाय दबाव बढ़ने से कुकर के फटने व पकाने को गंभीर चोट को खतरा बना रहता है। तो आपको प्रेशर कुकर को के रबड़ गास्केट के भी जांच करनी चाहिए क्योंकि यह भाप को बाहर निकलने से रोकने के लिए सील का काम करते हैं। अब प्रेशर कुकर में पकाने से क्या लाभ है, देखिए प्रेशर कुकर सभी जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और इस प्रकार इसमें पका भोजन सुरक्षित तथा स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसमें भोजन जल्दी पकता है अर्थात इसमें उबालने की प्रक्रिया से लगभग 1/3 कम तिहाई 1/3 कम समय लगता है। इसमें ईंधन की भी बचत होती है। प्रेशर कुकर में विभाजक का प्रयोग करके एक ही समय में अनेक भोज्य पदार्थों को पकाया जा सकता है। यहाँ पकाते समय भोजन को पानी में डुबाकर रखने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जल में घुलनशील विटामिनों और खनिज की हानि भी नहीं होती है। अब इसका हानियां भी देखिए, लाभ के साथ साथ हानि भी है। यदि भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो वह अपना रंग रूप खो देता है और वह जल भी सकता है। तो इस प्रकार पकाने की विधि है, ये वस्तुनिष्ठ है, इसको पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है शुष्क ताप विधि द्वारा भोजन को पकाना। हम सभी को खाखरा, ब्रेड, बन, केक तथा रस्क खाने अच्छे लगते हैं। क्या आपको पता है कि इन्हें किस प्रकार से बनाया जा सकता है? जी हाँ, इन सभी को शुष्क ताप विधि से बनाया जाता है जो कि सामान्यतः गर्म वायु होती है। इस विधि में 220 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर शुष्क ताप विधि द्वारा भोजन पकाना कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 220 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का प्रयोग किया जाता है। शुष्क विधि से पकाए गए भोज्य पदार्थ स्वाद में करारे, रंग में ब्राउन तथा मोहक खुशबू वाले होते हैं। शुष्क ताप द्वारा भोजन पकाने की 3 विधियां हैं: बेक करना, बेकिंग, भूनना, रोस्टिंग, आंच पर सेकना, ग्रिलिंग। आइए इन विधियों के बारे में सीख पढ़ते हैं। तो बेक करना क्या है? इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। ये ओवन है। इस विधि में भोजन को एक गर्म बंद बॉक्स के भीतर रख कर पकाया जाता है और इस बक्से को ओवन कहते हैं।
परिभाषा पूछा जाए ओवन क्या है, तो भोजन को एक गर्म बंद बक्से के भीतर रख कर पकाया जाता है और इस बक्से को ओवन कहते हैं। ओवन के भीतर की हवा उसके नीचे लगी आग या बिजली से उत्पन्न ताप से गर्म होती है और इस गर्म हवा से भोजन पकता है। क्या आपने इलाके में किसी बेकरी को देखा है? आपने बड़े ओवन भी देखे होंगे जिनमें कोयले या लकड़ी की सहायता से आग जलाई जाती है और ताप उत्पन्न किया जाता है। इसका प्रयोग तंदूरी रोटी, नान, पाव, बन, बिस्कुट, ब्रेड तथा पेस्ट्री बनाने के लिए किया जाता है। तो इन बड़े ओवनों को भट्ठी कहते हैं। इससे लाभ भी है। इस विधि से पकाया गया भोजन आपकी प्लेट में विविध प्रकार के व्यंजन प्रस्तुत करता है। याद रखें, बेक के बेक किए हुए कुछ उत्पादों में कैलोरीज की मात्रा अत्यधिक होती है, जैसे केक तथा पेस्ट्री आदि। भुनना, अब भुनना है रोस्टिंग। शुष्क ताप द्वारा भोजन पकाने की अन्य विधि है भुनना। भोजन को भूनते समय उसे सीधे गर्म तवे या ग्रिडल या रेत या आग पर रखा जाता है और पकाया जाता है। सब्जियों जैसे बैगन है, आलू तथा शकरकंदी को भुना जा सकता है। इस प्रकार मक्का और चने को भी भुना जा सकता है। दाने जैसे मूंगफली, काजू तथा खाद्य पदार्थ जैसे पापड़, खाखरा खाखरा और मांस को भी इस विधि से पकाया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि आपने भी इनमें से अनेक पदार्थों को भुना होगा। आप सामान्यतः घर पर किस भोज्य पदार्थों को भूनते हैं, उनमें से एक बैगन तो अवश्य। बैगन को भूनते समय आप इसे सीधे आग पर रखते हैं और निरंतर इसे घुमाते रहते हैं ताकि वह सभी तरह से भून जाए। आपको कैसे पता चलता है कि आपका बैगन पक गया है और तैयार हो गया है? तो क्या आपने दो दानों या मक्के या चने या मूंगफली को भूनते हुए देखा है? इन्हें कैसे भुना जाता है? जी हाँ, आप सही हैं। इन्हें एक बड़े से पात्र जैसे कढ़ाई में रेत को गर्म करके भुना जाता है। तो इस विधि में भोज्य पदार्थ को निरंतर हिलाया जाता है ताकि वह सभी तरफ से अच्छी तरह से भून सके। तंदूर भी एक ओवन के समान है जो मिट्टी से बना होता है और इसका प्रयोग रोटी, नान, पनीर तथा मुर्गी को भूनने के लिए किया जाता है। इस विधि से लाभ क्या है? इस विधि से पकाया गया भोजन अधिक स्वादिष्ट होता है। यह भोजन में विविधता भी लाता है। हानि भी है इसका। यह भोजन पकाने की एक धीमी विधि है। भुना हुआ भोजन कई बार बहुत शुष्क हो जाता है, इसलिए इसे चटनी या सॉस के साथ खाना पड़ता है। आग पर सेकना, इस प्रकार से आग पर सेकना। इस विधि में भोजन को इस विधि में भोजन को चमकदार आग में तथा अधिक प्रत्यक्ष ताप पर पकाया जाता है तथा यहाँ भूनने की विधि में से धीमी विधि है। इसमें भोज्य पदार्थों को लोहे की सलाख या ग्रिल पर लगाकर आग के ऊपर या बिजली से चलने वाले ग्रिल बार के ऊपर सेका जाता है। इसमें लोहे की सलाख पर तेल लगाया जाता है ताकि भोजन उस पर चिपके नहीं और इसे चारकोल, गैस या बिजली के उपकरण पर सेका जा सकता है। एक विशिष्ट स्वाद प्रदान करने के लिए भोजन को दोनों ओर से पकाया जाता है। आलू, शकरकंदी, बैगन, मुर्गी तथा मछली को सेका जा सकता है। आपने बाटी चोखा, चिकन तथा पनीर टिक्का और कबाब तो अवश्य ही खाए, कुछ लोग खाए होंगे। तो इन सभी व्यंजनों को सेक कर ग्रिल पकाया जाता है। इससे लाभ क्या है? भूनने की विधि के ही समान सेकने की विधि भी भोजन में अच्छा स्वादिष्ट होता है। आप इस विधि का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। तलना, अत्यधिक तेल में तलना। अनेक भारतीय व्यंजनों को तल कर पकाया जाता है। इनमें भजिया, पकोड़े, समोसे, बड़े तथा कचौड़ियाँ शामिल हैं। अत्यधिक तेल की विधि में कढ़ाई में अधिक मात्रा में तेल को गर्म किया जाता है और भोज्य पदार्थ को उस तेल में डुबाया जाता है। वह पदार्थ पूरी तरह से घी या तेल में डूबना चाहिए। एक समय पर भोज्य पदार्थ के एक से अधिक टुकड़े को पकाया जाता है। हमें तेल या घी की अधिक मात्रा में
मात्रा से बचना चाहिए। हमें तेल या घी के अधिक मात्रा से बचना चाहिए। तलते समय घी या तेल को अत्यधिक गर्म नहीं करना चाहिए। तलने के पश्चात तेल को ठंडा होने दें और बचे हुए तेल को किसी पात्र में ढककर रख दें ताकि वह तेल खराब न हो। तलने के लिए उसी तेल का पुनः प्रयोग ना करें। कम तेल में तलना। आप कम तेल में भोजन को किस प्रकार तलेंगे? कम तेल में तलते समय आप किन सावधानियों को बरतेंगे? जी हाँ, आपसे मैं इस विधि में यथासंभव कम तेल का प्रयोग करें और ताप को नियंत्रित रखें। भोज्य पदार्थों को पलटें और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त तेल का प्रयोग करें। कम तेल में तलने के लिए नॉन स्टिक पैन ठीक होते हैं। इनमें तलते समय काफ़ी तेल से ही इसमें तलते समय काफ़ी कम तेल से ही काम चल सकता है। भोजन को तलते समय रखी जाने वाली सावधानियां भी है। देखिए भोजन को तलते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो इस प्रकार से है। भोजन को तलते समय निम्न सावधानियां रखना चाहिए। पहला, भोज्य पदार्थों को समान आकार के टुकड़ों में काट ले ताकि वे समान रूप से पक सके। दूसरा पॉइंट, घी या तेल को अच्छी तरह से गर्म कर ले और तत्पश्चात आंच या ताप को कम कर दें। तीसरा है, एक समय पर कुछ ही टुकड़ों को तलने के लिए डालना चाहिए क्योंकि अधिक भोज्य पदार्थों को डालने से वसा का तापमान कम हो जाता है और वसा अवशोषण बढ़ जाएगा। तले हुए भोज्य के टुकड़ों को साफ तथा अवशोषक किचन नैपकिन या ब्राउन पेपर के ऊपर रखें। भोज्य पदार्थों के सभी टुकड़ों को तेल के पात्र से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि वे जले नहीं और तेल या घी में खराब ना हो। अब इससे लाभ क्या है? तले हुए भोजन की उपभोज्य अवधि अन्य विधियों से पकाए गए भोजन की तुलना में अधिक होती है। हानि भी है, देखिए इसका। तला हुआ भोजन विशेष रूप से अत्यधिक तेल में तला हुआ भोजन पचाने में कठिन होता है और इसमें कैलोरी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। तले हुए भोजन का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। अगला देखते हैं, भोजन पकाने की अन्य विधियां भी हैं। सौर कुकर में पकाना। सौर ओवन या सौर कुकर अपनी ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करता है। बॉक्स प्रकार का सौर कुकर एक परिवार के लिए उपयोगी है, जबकि पैनल प्रकार का सौर कुकर समुदाय या बड़े स्तर पर भोजन पकाने के लिए उपयोग होता है। देखिए सौर कुकर से लाभ क्या होता है। सौर कुकर में धुआं उत्पन्न नहीं होता है। इसमें रखरखाव बहुत सरल तथा इसकी अनुरक्षण लागत न के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट है, यह भोजन पकाने की एक पर्यावरण सहिष्णु विधि है। भारत के अनेक भागों में सौर कुकर का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। हानियां भी देखिए सौर कुकर का। सौर कुकर का प्रयोग बाहर खुले में किया जाता है और यही कार्य करता है जहां व्यापक स्तर पर सूर्य प्रकाश होता है। तो इस प्रकार भोजन पकाने की विधियां का यहीं पर ख़त्म करते हैं और जो शेष बचा है उसको बाद में बताएंगे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद छात्रों, इस वीडियो को अच्छा से देखें और समझें।